स्वागत है आप सबका आपके साथ। मैं हूं मोनिका सिंगराना। अभिनंदन का इंतजार हो रहा है, उसके इंतजार में पूरा देश है, नजरें टिकी हुई है और हम पल पल की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अभिनंदन के स्वागत के लिए बॉर्डर में तैयारियां चल रही हैं, जश्न का माहौल है। सुबह से ही आप तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन देरी हो रही है अभिनंदन के वापस आने में। और इस बीच हम चर्चा करते हैं कुछ लोगों के साथ। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। कर्नल हमारे साथ जुड़े हुए रिटायर्ड RN सिंह, रक्षा विशेषज्ञ हैं ये। कर्नल रिटायर्ड NS रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रियर एडमिरल रिटायर्ड OPS राणा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं OPS राणा जी से। OPS राणा जी, इससे पहले भी नचिकेता के मामले में भी हमने देखा था कि तुरंत रिहाई करनी थी, लेकिन पाकिस्तान को पूरा 8 दिन लग गया रिहाई करने में। और आज भी अभिनंदन की रिहाई को लेकर ड्रामेबाजी जारी है। सुबह 10 बजे का वक्त बताया जाता है, फिर 1 बजे का, अब फिर 2 से 3, अब 3 से 4। पाकिस्तान सुधर नहीं रहा। OPS राणा जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, उन्हें हमारी आवाज नहीं मिल रही है। OPS राणा जी, अगर आपको आवाज मिल रही है तो ये बताइए कि वक्त बहुत लग रहा है अभिनंदन को भेजने में। पाकिस्तान की ड्रामेबाजी खत्म होती नजर नहीं आ रही। फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद आप सबको। जय हिंद मेरी तरफ से। जय हिंद। और ऐसे मौके में डिले होता है, काफी ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स इसमें होती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अभिनंदन आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। एंड जो भी इंडिया का डिप्लोमेटिक प्रेशर रहा है या वर्ल्ड का डिप्लोमेटिक प्रेशर रहा है, और जो UN चार्टर के हिसाब से पाकिस्तान को अभिनंदन को वापस भेजना था, तो वो उसने किया है, ये अच्छी बात है। जहां तक डिले का सवाल है, ऐसे मौके में डिले होता है, तो लेट अस वेट एंड वॉच। इंतजार बिल्कुल पूरा देश कर रहा है। RN सिंह जी, आज सुषमा स्वराज ने जो OIC की बैठक में कहा, आतंकवाद और चरमपंथ, ये 2 चीजें पूरी दुनिया के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस्लामिक देशों के इस बैठक में पाकिस्तान ही नहीं है। ये एक बड़ी जीत है भारत के लिए आज। एब्सोल्युटली, आपने सही फरमाया है। ये फर्स्ट टाइम था कि जबकि भारत को बुलाया गया था। 57 नेशंस में जो 45 तकरीबन 45 इस्लामिक देश हैं जो कि आज तक पाकिस्तान को सपोर्ट करते आए हैं। जबकि पाकिस्तान ने कल ही उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बताया था कि अगर भारत आएगा वहां पर तो हम उसको बॉयकॉट करेंगे। ये अपने में ही एक बड़ा मैसेज है। उसके बाद जो बयान सुषमा स्वराज ने आज बताया सबको, और जिस तरह से वो एक्सेप्ट किया गया था, ये साफ दर्शाता है कि जो वर्ल्ड ओपिनियन है एंड ऑल्सो इस्लामिक ओपिनियन, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है कि पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता है कि वो इस्लामिक लीडर बने, देशों में वो सबसे आगे आए, उनका भी पर्दाफाश हो चुका है। तो आज की डेट पे अगर देखा जाए तो जो हमारा डिप्लोमेसी है, जो हार्ड लाइन डिप्लोमेसी इतना सक्सेसफुल हो गया है कि पाकिस्तान को हम लोगों ने आइसोलेट कर दिया, वर्ल्ड ओपिनियन से मतलब हमारी तरफ खींच लिया है, प्रेशर उनके ऊपर डाल दिया है। तो मेरी तरफ से मेरे सोच से ये एक बहुत ही बड़ा सक्सेस है हमारा। बिल्कुल, भारत की एक बहुत बड़ी विजय है। NS रावत जी, जिस तरह से आज पाकिस्तान को अकेला कर दिया गया है, भारत ने अपनी कूटनीति का परिचय दिया है। सिर्फ जंग के मैदान में ही नहीं, बल्कि सोच समझकर अगर कदम आगे बढ़ाया जाए तो इस तरह के हालात भी एक देश के लिए पैदा किए जा सकते हैं। मोनिका, जहां पे कर्नल RN सिंह ने अपनी बात कही, मैं वहीं से बात को आगे ले जाना चाहूँगा जी। आप देखिए तो पीछे जब ऑयल के प्राइसेस में फ्लक्चुएशन हो रही थी, तो OPEC ने अपने एक भाषण में कहा था कि हम इस समय जो ऑयल के प्राइसेस हैं उसमें भारत का जो कंसर्न है, जो उन्होंने अपनी भावनाएं जताई हैं, उनको भी ध्यान में रखेंगे। तो OPEC, जहां पे भारत एक ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन नहीं है मगर
भारत क्योंकि उभरते हुए सेकंड लार्जेस्ट ऑयल कंजम्पशन स्टेट बन गया है, तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट करते हुए हमें इतनी इंपॉर्टेंस दी। अब हम देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जिसमें कि मुस्लिम प्रभुत्व वाले देश हैं। भारत उसमें कोई ऑब्जर्वर नेशन भी नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने भारत के विदेश मंत्री को स्पेशली एड्रेस करने के लिए बुलाया गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे। तो एक ये हमारे को मौका दिया है कि हम इस्लामिक कंट्रीज के बीच में भी अपनी पहल करें और उनको भी हम अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझा सकें। आप सोचिए इसके मायने क्या होते हैं। अभी तक भारत इस्लामिक कंट्रीज के जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे बाहर था, ना हम अपने उसमें अपना कोई बात कह सकते थे, ना उन्हें समझा सकते थे। अब उसके मायने भी बदल रहे हैं। तो इससे फर्क ये पड़ता है कि पाकिस्तान जो झूठ को फैला रहा था, जो इस प्रोपेगेंडा वॉर में वो आगे बढ़ रहा था, उसको इसमें भी मुश्किल आएगी। तो अभी जो कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस में पाकिस्तान की हालत तो पस्त है, मगर हमें इसका, मेरे को ऐसा लगता है कि अभी हमें इसको इतना ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, इतना विक्ट्री नहीं मान के चलना चाहिए। पहले हम विंग कमांडर अभिनंदन को भारत में आने दें, उसके बाद अगर हमें सेलिब्रेट करना है तो शायद हम सेलिब्रेट करें, क्योंकि पाकिस्तान में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पाकिस्तान आर्मी के दबाव में है। उनके ऊपर अभी जो आतंकवादी संगठन है उनका भी दबाव होगा। तो मैं अपना मतलब मैं क्या कहूं कि मैं इसमें थोड़ा सा मेरे अंदर भय है कि कहीं ऐसा ना हो कि रिलीज होते होते इस्लामिक जो संगठन है या ये आतंकवादी संगठन है वो इतना प्रेशर बनाने में कामयाब हो जाएं कि इमरान खान असेंबली में दिए हुए भाषण से पीछे निकलना पड़े। तो हम आने वाले समय में देखेंगे कि ये सिचुएशन कैसे डेवलप होती है। मगर हाँ, इस समय पाकिस्तान पे बहुत प्रेशर है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती है। बिल्कुल सही बात है ये। ओपीएस राणा जी, वाकई में रावत जी जो बता रहे हैं कि अभी सिचुएशन बदल भी सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। भारत की कूटनीति की वजह से ऐसा हो रहा है। ये रेड क्रॉस की भूमिका क्या होगी इसमें? ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिप्लोमेटिक विक्ट्री हम इसको मान रहे हैं, आई टोल्ड यू अर्लियर कि डिले इसमें होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी पॉलिटिकल विल बहुत स्ट्रांग है, हमारी डिप्लोमेसी बहुत स्ट्रांग है। हमने अपने सही पक्ष को पूरे दुनिया के सामने रखा है कि ये भाई हम लोग जो है पिछले 4 दशकों से इस आतंकवाद से त्रासद है। तो इसमें जो है कम से कम पूरा वर्ल्ड जो है हमारी बात को मानता है, और इसलिए जो है जिन्होंने पाकिस्तान पे जो प्रेशर डाला है, ही विल कम बैक। अब उसमें कोई चांस नहीं है कि इमरान खान अपने शब्दों से वापस चले जाएं, ऐसा मुझे लगता नहीं है। पर साथ ही मैं ये भी मानता हूं कि हमको इसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। इसको आने दीजिए एंड वी शुड बिहेव लाइक ए वेरी मैच्योर्ड नेशन एंड फर्मली अपने जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे जो गोल है, हमारे जो टास्क है, उनको हमको फर्मली आगे ले जाना चाहिए। बिल्कुल आरएन सिंह जी, लेकिन एक बात तो तय है कि जो जिनेवा संधि है उसके मुताबिक अभिनंदन को आने से पाकिस्तान रोक नहीं पाएगा, वो भी तब जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी इतनी किरकिरी हो चुकी है। एब्सोल्युटली सही बोला। उनके पास कोई कारण और कोई रीजन नहीं उनको रोकने के लिए। पॉइंट है डिले के लिए, डिले इसलिए शायद हो सकता है कई बार जब प्रिजनर ऑफ वॉर एक्सचेंज करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बहुत बड़ा होता है, राइट फ्रॉम साइकोलॉजिकल टेस्ट, मेडिकल वगैरह वगैरह, काफ़ी टाइम लग जाता है। उसमें डिले हो सकता है, ये डिले का कारण बने, बट उनका वापस आना वो तो 100% तय है। मैं एक पॉइंट ज़रूर कहना चाहूँगा इसमें कि जो अभी रावत साहब ने भी बोला था कि हमको इतना सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान कर क्या रहा है, वो इसमें मैं एक तरह से लड़ाई बोलूँगा, उसमें एक टैक्टिकल पॉज ले रहा है। टैक्टिकल पॉज का मतलब है वो थोड़ा सा अपना टाइम किसी कारण से या कोई भी रीज़न के लिए बना रहा है। लेकिन अगर वो कुछ करना भी चाहे, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि हमारी फोर्सेस AGPL से लेकर रन ऑफ कच्छ तक तैयार है, तैनात है, हमारी मैकेनाइज्ड फोर्सेस तैनात है। तो इसलिए 10 बार सोचेगा। अगर उनकी फौज मजबूर भी करे इमरान खान को अपने रवैये को चेंज करने के लिए, आई थिंक वो 2-4 बार सोचेंगे, एंड खास करके आज सवेरे जो
यूएस का स्टेटमेंट आया था अमेरिका से कि भाई आप फंडिंग बंद करिए, आप टेरर कैंप के लिए कुछ करिए, आई थिंक वो 10 बार सोचेंगे। और आज के टाइम पे इस वक्त जो मैं सोच रहा हूँ, पाकिस्तान एक कंडीशन में नहीं है कि वो कोई चीज हमें डिक्टेट कर सके। एनएस रावत जी, एक चीज समझना चाहेंगे आपसे। अब प्रधानमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है कि सिर्फ देश के बाहर ही नहीं बल्कि देश के अंदर भी जो स्लीपर सेल्स हैं उनका सर्जिकल स्ट्राइक किया जाएगा। ये कितनी बड़ी एक करारा झटका हो सकता है पाकिस्तान के लिए। अब वो बॉर्डर से तो घुस नहीं सकते, वहां पर हमारे सेना के तमाम जाबाज सिपाही तैनात हैं। देश के अंदर इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि देश का शायद ही कोई कोना ऐसा होगा जहां आतंकवाद ना हो, जहां चरमपंथी ना हो। ऐसे में किस तरह के हालात बन सकते हैं? जी मोनिका, हम इसकी पहले भी बात कर रहे थे कि हमारे लिए लड़ाई हमारी आतंकवाद से है, और आतंकवाद चाहे वो विदेशी भूमि में पैदा हो रहा है, चाहे हमारे देश में उसको फैलाने की कोशिश की जा रही है, हमें उसको टारगेट करना है। और आतंकवादियों को खाली टारगेट करना आपको सफलता नहीं दिलाएगा। आतंकवादियों की जो विचारधारा है उसको जो बढ़ावा दे रहा है, हमें उसको टारगेट करना है। तो हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि चरमपंथी दल जो जम्मू कश्मीर में है उनको के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। कुछ लोगों की हाउस अरेस्ट हुई, कुछ लोग ऑब्जर्वेशन में डाले गए, कहीं पे एनआईए अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, कहीं पे बाकी के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या इनकम टैक्स विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है। तो ये तत्व जो अब तक फ्री घूम रहे थे और अपनी मनमानी कर रहे थे, उनको रोक लगाना बहुत जरूरी है। आज सुबह की एक खबर थी कि फिरोजपुर में भी एक स्पाई को पकड़ा गया। तो हम जो देख रहे हैं कि अभी हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है देश का, उनका जो ध्यान है वो सब तरफ है। इस तरीके के जो एलिमेंट हैं वो शांति से बैठे बैठे ऐसी कार्रवाइयों को अंजाम देते हैं। और आप इस बात को समझिए कि हम एक लड़ाई लड़ते हैं, उसमें क्या नुकसान होता है, और ऐसे जब कोई दंगे फसाद या फिर टेररिस्ट एक्टिविटी होती है उसमें हमें कहीं गुना ज़्यादा नुकसान होता है। एक दंगा, एक मिलिटेंट एक्टिविटी के बाद सब जगह अलर्ट घोषित कर दिया जाता है, फोर्सेस ज़्यादा डिप्लॉय हो जाती हैं, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, तो उसका जो एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट आता है वो देश की इकोनॉमी पे बहुत भारी आता है। और पाकिस्तान का हमेशा से यही रवैया रहा है कि वो भारत को नुकसान डाले, भारत के अंदर भारत को तोड़ दे और भारत के अंदर इस भावना को पनपाए, ताकि जो विकास भारत कर रहा है उसको विकास में रोक लग सके। बिल्कुल, और पाकिस्तान का अस्तित्व ही यही है कि वो भारत से नफरत करता है, इस वजह से वो अस्तित्व में भी है। ओपीएस राणा जी, पूरा देश अभिनंदन का इस्तकबाल करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है, लेकिन उसमें देरी हो रही है। ये देरी किस ओर इशारा करती है? पहले तो मैं ये सवाल आप मुझसे सहमत हूं कि स्लीपर सेल के अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। एंड नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, स्लीपर सेल के अगेंस्ट में एक्शन होना चाहिए। जी बोलिए। और इसमें जो है हमारे हर एक नागरिक का फर्ज बनता है कि उसको हर समय चौकन्ना रहना चाहिए कि उसके अगल बगल आस पड़ोस में क्या क्या हो रहा है। जहां तक पॉलिटिकल एक्टिविटीज का सवाल है, पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज का सवाल है, ये अपना कोर्स लेते रहेंगी। हमने पाकिस्तान को कहीं नाम लिया नहीं है। अभी हमने जो अटैक किया है इंडिया ने, वो टेररिस्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अटैक किया है। उसके बाद जो है पाकिस्तान ने हमारे एयर स्पेस को उसका वायलेशन किया है, जिसका इंडिया ने जवाब दिया है। और एक जैसे आपने देखा होगा कि F-16 को फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में जो है किसी हमारे MiG-21 बाइसन ने उसको गिराया है, और साथ ही हमें भी अपना एक जहाज उसमें खोना पड़ा, और अभिनंदन वहां पे हैं। उसने भी अपने को एक बहुत मैच्योर्ड फौजी की तरह बिहेव किया है। जो भी हमने देखा है मीडिया में, जो भी व्हाट्सएप पे जो भी आए हैं, हालांकि ये जिनेवा कन्वेंशन के खिलाफ है कि ऐसे क्योंकि वॉर डिक्लेयर नहीं है तो ये प्रिजनर ऑफ वॉर भी नहीं है। तो इसमें जो है, अब हालांकि उन्होंने बोला कि वो आएगा, वापस आएगा। आगे जैसे कुछ डॉक्यूमेंटेशन की बात कही, ब्रिगेडियर सिंह ने भी कहा कि डॉक्यूमेंटेशन में डिले होता है, मे बी लिटिल बिट इरिटेंट्स मे बी देयर एट द लास्ट मोमेंट में कुछ न कुछ रहता है, बट ही विल कम बैक, श्योरली ही विल कम बैक। वी हैव टू कीप आवर हॉर्सेस। हमको थोड़ा संभल के रहना चाहिए, आएगा, ही विल कम बैक।
कोई सवाल ऐसा कोई बात है कि वापस नहीं आएगा, ही विल कम बैक, पक्का वापस आएगा। बिल्कुल, और अब इंतजार उनका हो रहा है, उनके स्वागत के लिए तैयारियां की जा रही हैं। बहुत ज्यादा जोश है पूरे देश में और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरह से। हालांकि तमाम जो हमारे मेहमान हैं ये कह रहे हैं कि इतनी जल्दी सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं, इंतजार करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की नजर इन चीजों पर भी बहुत ज्यादा रहती है। आर्यन सिंह जी, जिस तरह के हालात आज पाकिस्तान के लिए बने हैं, अब सिर्फ मसूद ही नहीं बल्कि बाकी जो आतंकवादी है, जो लगातार देश दुनिया में आतंकवाद फैलाते हैं, बेगुनाहों की जान लेते हैं, क्या उनके खिलाफ भी लगता है कि अब पाकिस्तान में कुछ एक्शन हो सकता है, भारत की बात मानी जा सकती है? देखिए, आज की डेट पे जो इन्फॉर्मेशन है, तकरीबन 55-56 टेररिस्ट कैंप्स हैं पाकिस्तान में, सब जगह फैले हुए हैं। मुजफ्फराबाद में ही दो या तीन हेडक्वार्टर्स है, एलईटी का, लश्कर तोयबा का है। आज पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने एक्सेप्ट भी किया है कि यस, मसूद हमारे देश में है, कहाँ पर है हमें पता नहीं, वो ड्रामेबाजी हो रही है। बोल रहे हैं कि भाई उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, उनको भी पता है कि है और उनके पास पूरा आता पता है। भारत का रवैया इस टाइम ऐसा होगा, और क्योंकि हमने अभी जो बालाकोट में कर दिखाया है, हम लोग अब रुकेंगे नहीं कि जब तक वो पूरा टेरर फैक्ट्री पाकिस्तान में उजाड़ नहीं देंगे और उसका प्रूफ देंगे हमको, और हम ही को नहीं, पूरे देश को, क्योंकि पूरा दुनिया आजकल आज मान रही है कि टेररिज्म एक ऐसी बीमारी है जो कि पूरे दुनिया को इन्वॉल्व कर सकता है, और पाकिस्तान उसका जन्म स्थान है एक तरह से। तो अभिनंदन के आने के बाद भी भारत का रवैया होगा कि आप पूरे टेररिस्ट फैक्ट्रीज को बंद करिए, नहीं तो हमसे बातचीत का कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल, लेकिन एनएस रावत जी, जिस देश में सरकार, जिस देश को ही सेना चलाए, सरकार को सेना चलाए, वहां के प्रधानमंत्री के बयानों का कितना महत्व रह जाता है? जी देखिए, ये हमारी समझ कहती है कि हम इस तथ्य को समझ के रखें कि सामने तो उनके प्रधानमंत्री हैं जो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, इलेक्शन हुए और उसमें इमरान खान साहब की पार्टी जीत के आई, जैसे भी जीत के आई, क्लियर मेजोरिटी नहीं है, मगर फिर भी वो आज की डेट में एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, पहले ही बता भी दिया गया कि इमरान खान ही प्रधानमंत्री बनेंगे। जी, तो मगर आप पटकथा के पीछे देखें कि पटकथा के पीछे कौन है जो कठपुतली की तरह कार्य करवा रहा है, तो वहां की सेना है। और अगर सेना वहां पे संचालन कर रही है तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय वो इमरान खान की एक इमेज को ऐसा पॉपअप करना चाहते हैं कि इमरान खान के हाथ में ही कमान है और वही डिसीजन ले रहे हैं, वही निर्णय दे रहे हैं। इसी के अंतर्गत मुझे लगता है उन्होंने विंग कमांडर अभिनंदन को भी रिलीज करने का फैसला लिया और उसकी अनाउंसमेंट इमरान खान साहब के थ्रू अपनी पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में करवाई। बिल्कुल, दबाव सेना पर किसी है। और से भी हो सकती हमारे साथ आप अभी तमाम जब से ये आएंगे वापस रावत जी आपके पास भी। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अभिनंदन आ रहे हैं, उनके स्वागत की पूरी तैयारी है। अब देखना यह है कि कब वो अपनी सरजमी पर पांव रखते हैं।